हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का पीआईबी एनालिसिस के अंदर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीआईबी का अप्रैल का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में दोस्तों 20 से लेके 30 अप्रैल तक का तीसरी वीडियो में आ जाएगा। फिर उसके बाद मई का हम शुरू कर लेंगे वीकली एनालिसिस। तो आई थिंक आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपको रह जाता है इस सेशन के बाद में, तो आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये रही, तिवारी प्रशांत 26। उसके बाद में ट्विटर पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्रशांत तिवारी टी है 26। और टेलीग्राम पर आप प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस पे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको दोस्तों यहां पर PDF अवेलेबल हो जाएंगी, सारी की सारी, सारे सेशंस के अपडेट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस एनालिसिस को। और मैं एक चीज और बार बार कहना चाहता हूं दोस्तों, अपना टाइम ज्यादा आप वेस्ट मत करिए। आपको अपना टाइम ज्यादा किस पे लगाना है? स्टैटिक पर लगाना है दोस्तों। आपके लिए करंट अफेयर की सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर तो रहे हैं, हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी करा रहे हैं, पीआईबी भी करा रहे हैं, और अब तो हमने आपके लिए योजना एंड कुरुक्षेत्र ये भी शुरू कर दिया। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आप पूरा फोकस अपना स्टैटिक पे करिए, करंट अफेयर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको साथ साथ क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, इंडिजिनस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बहुत अच्छी और यूनिक और खास चीज है। उसको एक बार देखते हैं सारे के सारे क्या है इसके अंदर में। तो अभी रिसेंटली दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दो प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या किया है, अनावरण किया। दो प्रकार के सिस्टम को सामने रखा है पब्लिक डोमेन में। एक क्या है, एंड इंडिजिनस ऑनबोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम, इसको ODAWS। और दूसरा दोस्तों बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम। इन दोनों को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये क्या है, ऑन बोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम, ये क्या है? दरअसल इसके अंदर में क्या है कि जो व्हीकल्स रोड पर जा रहे हैं, क्या है दोस्तों समझिए इस चीज को, जो व्हीकल्स जा रहे हैं उनके अंदर में सेंसर्स लगे होंगे, और उसके कारण में क्या होगा कि जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे हैं उनको एक प्रकार से विजुअल या फिर आवाज से एक्वास्टिक उनको वार्निंग क्या मिलेगी, डिलीवर हो जाएगी उनके पास में। ड्राइवर के पास में असिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या है दोस्तों, ये क्या है, इनकॉर्पोरेट्स व्हीकल बोर्न सेंसर्स फॉर मॉनिटरिंग ड्राइवर प्रोस्पेरिटी एंड व्हीकल सराउंडिंग्स टू डिलीवर एक्वास्टिक एंड विजुअल अलर्ट फॉर द ड्राइवर असिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, नेविगेशनल यूनिट हो गया, उसके अंदर में आपका ड्राइवर असिस्टेंस हो गया, वेव रडार सिस्टम हो गया, कंसोल हो गया, सारी चीजें इसके अंदर में अवेलेबल रहेंगी सब मॉड्यूल के लेवल पर। अब जो मजेदार चीज है वो ये है, बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम। ये क्या है, आप सभी के सभी बस या फिर मान के चलिए गाड़ी, दोनों में ट्रैवल करते होंगे, करा होगा, और सभी के सभी आपने रेड लाइट को जरूर नोटिस किया होगा। अब दोस्तों दरअसल विदेशों में जैसे कनाडा वगैरह में एक कॉन्सेप्ट है कि वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली हमारे यहां पर क्या है, अगर रेड लाइट है तो वो सबके लिए ही कितने 30 सेकंड की रेड लाइट है। लेकिन ये एनालाइज किया गया कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ी के अंदर में बैठा है तो ऑन एन एवरेज वहां पर 1.8% होंगे। लेकिन अगर बस के अंदर में देखा जाए तो 60 से 80 लोग होते हैं, तो उनको अगर इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है, मतलब देखिए एनालाइज कैसे किया जा रहा है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हो गई, मान के चलिए कोई एम्बुलेंस है, फायर फाइटर्स हैं, इनको हो सकता है कि वहां पर रेड लाइट पर ना रुकना हो। और स्पेशली जो है बस, देखिए समझिए बस, इनको क्या किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या किया जाए, इनको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली बस सिस्टम है उसको क्या किया जाए, प्रायोरिटाइज किया जाए। मान के चलिए अगर कहीं पर रेड लाइट है तो उस रेड लाइट को शॉर्ट कर दिया जाए, और अगर ग्रीन लाइट है तो उसको बड़ा कर दिया जाए ट्रैफिक को देखते हुए। यानी कि अगर वहां पर उस ट्रैफिक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो ग्रीन लाइट को लॉन्ग कर दिया जाए, रेड लाइट को शॉर्ट कर दिया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से आप दो तरीके से इंसेंटिवाइज कर रहे हो। एक, लोगों को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हो, क्या
कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ियां कम यूज करें वरना उनको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा, और दूसरा आप किनको इंसेंटिवाइज करो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें उनको आप क्या करो, इंसेंटिवाइज करो। ये क्या है, द बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम इज एन ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी दैट मॉडिफाइज नॉर्मल ट्रैफिक सिग्नल ऑपरेशंस टू बेटर अकोमोडेट इन सर्विस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या करेंगे, देखिए, द डेवलप्ड सिस्टम विल एनेबल टू मिनिमाइज द पर्सन डिले बाय प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। कैसे? या तो रेड लाइट का टाइम छोटा कर दिया जाएगा या फिर ग्रीन लाइट का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा, रेड लाइट का ट्रंकेशन जो टाइम है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और ग्रीन लाइट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। किसके लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस के लिए। इसको देखते हैं कितना इंप्लीमेंट हो पाता है, कैसे हो पाता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। इसी ये क्या है, ये नाग का ही दूसरा वर्जन है जो हेलीकॉप्टर के द्वारा क्या है, लॉन्च किया जा सकता है। तो प्लीज हेलिना को याद रखिएगा। ये क्या है, एंटी टैंक, यानी कि मान लीजिए दुश्मन देश का टैंक है तो उसको उड़ाने के लिए क्या, उसको गाइडेड मिसाइल है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड इमेजिंग के थ्रू गाइड करते हुए आप वहां पर क्या कर सकते हैं, टैंक को टारगेट करके उनको उड़ा सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं। और इससे अगर ये चीज होती है तो जो कन्वेंशनल वॉर होती है ना, जहां पे टैंक एक दूसरे पे अप्रोच करके वहां पर घुसकर, उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बेनिफिट मिल जाता है कन्वेंशनल वॉर के अंदर। तो इसका क्या टेस्ट किया गया, हेलिना क्या है, हेलिना इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच इज द हेलीकॉप्टर बेस्ड वर्जन ऑफ नाग मिसाइल। प्लीज याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर बेस्ड है किसका, नाग मिसाइल का। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, गाइड किससे होती है, इमेजिंग इंफ्रारेड से क्या होती है, गाइड होती है। ठीक है, मिसाइल सिस्टम ये है ऑल वेदर कंडीशन है, और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो कन्वेंशनल वॉर होती है, वॉर फील्ड के अंदर में क्या हो जाएगा, एक अपर हैंड मिलता है, अपर एज मिलता है, जिनके पास ही होता है दोस्तों। और इसको एयरफोर्स भी और इंडियन आर्मी दोनों के दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू। फिर कह रहा हूं दोस्तों, हेलीकॉप्टर के थ्रू। और इसकी कैपेसिटी ये भी है कि नाइट के अंदर भी, रात में भी क्या कर सकता है, बैटल ग्राउंड के अंदर में काम कर सकता है, किसी भी टैंक को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, हेलिना। अगला जो है दोस्तों, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग की। मतलब आप इसे मान लीजिए, इसे डबल स्टार मार्क कर लो। आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स किसने निकाला, तो आपको पता होना चाहिए किसने निकाला है, नीति आयोग ने निकाला है। अब नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग ने यह कोशिश करी है कि कैसे स्टेट्स के बीच में कंपटीशन लाया जाए, यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया जाए। कि वो कैसे क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ कैसे स्टेट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मोटिवेट होके क्या करें, शिफ्ट करें। और अगर वो मोटिवेट होके शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो बेनिफिट क्या है, लोगों को फायदा है। अल्टीमेटली बेनिफिट किसको है, जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनको बेनिफिट है। तो यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ ये जा रहे हैं। तो नीति आयोग ने क्या किया, हैज लॉन्च्ड द स्टेट ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। प्लीज याद रखिएगा, इसके अंदर में दोस्तों क्या किया है कि अलग अलग स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, अलग अलग रीजन के हिसाब से उनको क्या ग्रुपिंग की है, और उनके अंदर में स्टेट्स को क्या किया है, रैंक दिया है। क्या किया, रैंक दिया गया, और फिर उसके बाद में उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है किसका, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ओह सॉरी, कोऑपरेटिव नहीं, हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर सेंटर और स्टेट एक साथ काम करते हैं। और दूसरा, नीति आयोग ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है किस चीज का, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहां पर क्या करते हैं, स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा अपने सिटीजन्स को। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, स्वनिधि से समृद्धि। अब ये स्वनिधि आपको पता होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, कोविड के बाद में स्ट्रीट वेंडर्स जो रेडी पटरी पर सामान लगाते थे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, और उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई, स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई। किसके द्वारा, प्लीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री महुआ जिसको बोलते हैं, अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी और के द्वारा नहीं किया गया। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें कहा गया, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपए का बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी सिक्योरिटी के क्या दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो अपने काम को क्या कर सके, शुरू कर सके, आगे बढ़ा सके। अब रिसेंटली क्या किया गया है, यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम
जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब उसमें एक आ गया कि स्वनिधि से अब समृद्धि प्रोग्राम की तरफ जाना है, स्वनिधि से समृद्धि। अब स्वनिधि तो हो गया, आपको मिल गया, अब धीरे धीरे उस पर क्या करना, बिल्ड करना है, आगे बढ़ना है, समृद्धि की तरफ जाना है। तो प्लीज 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 इसको मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये क्या है, वेंडर्स के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। 10,000 रुपए का ये इफेक्ट याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिनिस्ट्री का नाम याद रखना। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर में क्या है दोस्तों, इट एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स एंड देयर फैमिलीज। आपने खर्चा चलाने के लिए, काम को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए स्वनिधि के अंडर में 10,000 रुपए दे दिए, लेकिन अब उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को और ज्यादा इनहांस करना है, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करना है, तो यानी कि समृद्धि की तरफ लेके जाना है। तो प्लीज याद रखिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है दोस्तों, ऑफरिंग सोशल सिक्योरिटी, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रीट वेंडर्स के पास में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराना, जैसे इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड कराना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना एंड पेंशन बेनिफिट अंडर पीएम श्रम योगी मानधन, ये सारी की सारी चीजें क्या, उनको प्रोवाइड कराना, यानी कि धीरे धीरे उनको ये सारी चीजें भी, सोशल सिक्योरिटी की चीजें भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, द स्कीम ऑल्सो इंटेंड टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन्स, मैंने ऑलरेडी बताया स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा मिनिस्ट्री, प्लीज इसकी मैं बार बार कह रहा हूं, मिनिस्ट्री में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हाउसिंग अफेयर से कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो महुआ के द्वारा 10,000 रुपए और स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। चलें आगे बढ़े, अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, बहुत ज्यादा न्यूज में बार बार। ये ऐसे है दोस्तों कि इसको ऐसे समझिए कि भारत के अंदर में लोकल बॉडीज बना दी गई, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में काम करने की जो क्षमता है, चीजों को जो इंप्लीमेंट करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम है, रिस्ट्रिक्टेड है। तो उनको कैसे इनहेंस किया जाए, कैसे उनकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाया जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकल लेवल पर लेकर जाए, ये सारी चीजें क्या हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान यानी कि सिर्फ और सिर्फ कागज पर लोकल बॉडीज, पंचायत बना नहीं दी जाए, वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट करें, काम करें। तो उसके लिए क्या गया, प्लीज याद रखिएगा, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। और ये जब लॉन्च कब किया गया था, 2016-2017 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, बजट के अंदर में। और इसको इसलिए लॉन्च किया गया था, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डेवलप द गवर्नेंस कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको बताया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को आपने वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, अब उनके अंदर में जो गवर्नेंस की जो कैपेबिलिटीज है उनको इंक्रीज करना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने अचीव करने का नेशनल लेवल पर सोचा, उनको कैसे लोकल लेवल पर, कैसे गांवों तक, कैसे छोटे छोटे रीजन तक लेकर जाया जाए, उनको वो इंप्लीमेंट करे। अगर मान के चलिए नेशनल लेवल पर आप सोच रहे हैं कि क्लीन वाटर होना चाहिए, तो एक गांव पे, विलेज लेवल पर भी क्लीन वाटर अगर हो जाए तो कितनी बड़ी चीज है, और कितना ज्यादा लोकल पार्टिसिपेशन के कारण में आप सोचिए वहां पर गवर्नेंस कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसके अंदर में क्या किया जाता है, पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाता है। जो पंचायत अच्छा काम कर रहे हैं, मिशन मोड पे काम कर रहे हैं, गवर्नेंस को धीरे धीरे अपने वहां पर क्या हर डिसीजन के अंदर में लेकर आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, उन सबको क्या किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे मान के चलिए प्रोजेक्ट ऑन ई पंचायत, मैंने आपको बताया गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या इंटरनेट के माध्यम से कितनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने अकाउंटेबल हैं, कितने ज्यादा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये सारी की सारी चीजों के बेसिस पर पंचायत को क्या किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। प्लीज याद रखिएगा, इन शॉर्ट जो ये अभियान है ये क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किस चीज का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है, किस लिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करें, अचीव कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर देखें दोस्तों, यही चीज सब सारी की सारी चीजें, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन एंड अदर स्टेक होल्डर्स, तो वो सारा का सारा काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, सारी की सारी चीजें, ठीक है, तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और इसके अंदर प्रायोरिटी क्या है, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड इन विलेजेस, हेल्दी विलेजेस कैसे हों, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस कैसे हों, वाटर सफिशिएंट। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो अल्टीमेट गोल क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल लेवल पर आपने डिसाइड किए, जो यूएन ने आपको दिए हैं, वो कैसे आप लोकल लेवल पर लेकर जाए। ऐसा ना हो कि कागजों पर आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पर तो अचीव कर लें, बट लोकल लेवल पर जब क्लीन वाटर की बात हो तो वो वहां पर ना अचीव हो पाए। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, बार बार जिसको मैं वर्ड यूज करता हूं, बॉटम टू अप अप्रोच, वो यहां पर अपनाई जा रही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इंप्लीमेंटेशन के और टारगेट क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल टेक एक्शन फॉर कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज अप्रूव्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव रोल्स, जो जो उनको रोल दिए गए वहां पर वो काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। द स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट द एनुअल एक्शन प्लान, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, एनुअल एक्शन प्लान बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट लेंगे, सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलें आगे बढ़े। अगला जो है दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी के अंदर में पर्सन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। भगवान महावीर जी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और एग्जाम में हर समय आपको पता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आता ही है, चाहे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से जाएगा, चाहे एंशिएंट के पर्सपेक्टिव से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो महावीर जयंती अभी मनाई गई और महावीर जी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इट इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जैन के द्वारा जैन जो समुदाय है, जैन जो कम्युनिटी, उनके द्वारा मनाया जाता है। किस, ठीक है, किस लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए, जो उनके लास्ट स्पिरिचुअल टीचर थे ऑफ जैनिज्म। अभी यहां से बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि महावीर जी ने जैनिज्म की स्थापना करी थी। ऐसा नहीं है, महावीर जी लास्ट तीर्थंकर थे। उन्होंने क्या किया था, मतलब उन 3 तीर्थंकर थे जहां पर उन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग्स प्रोवाइड की थी, उन्होंने सिर्फ इनहांस किया था, उन्होंने स्थापना नहीं करी थी। यानी कि जैनिज्म उससे बहुत पहले स्थापित था। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और ये इसको माना जाता है कि मार्च या अप्रैल के अंदर में होता है, 13th डे ऑफ चैत्र मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, उस दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उस दिन क्या में रथ यात्रा निकाली जाती है, सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या है, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, भगवान महावीर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था 599 बीसी के अंदर में हुआ था, एट क्षत्रिय कुंड इन बिहार, प्लीज याद रखिएगा। और ये क्या थे, इट वॉज द बिलीव टू द 13th, ऑलरेडी अभी जो हमने डिस्कस किया, 13th डे ऑफ द ब्राइड। और ये क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे, 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। और महावीर जी ने जो अपनी टीचिंग्स दी थी, जो सारी की सारी चीजें थी, वो किसके अंदर में थी, जैन अगमाज उनको बोला जाता है। देखिए, द हिज बिलीफ, और जो उनके मेन पिलर्स थे जैनिज्म के, बेस्ड अपॉन हिज टीचिंग, इसको जैन अगमाज भी बोला जाता है। प्लीज याद रखिएगा, प्लीज ये याद रखिएगा, सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो और कुछ अगर फैक्ट अगर बताना चाहूं तो ये देखिए, महावीर जी का जो जन्म हुआ था, सिद्धार्थ नाम के एक राजा थे, उनके यहां पर हुआ था, और त्रिशाला उनकी मां का नाम था। ठीक है दोस्तों, और इनका नाम था वर्धमान, इनका नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं, प्लीज याद रखिएगा। उन्होंने अपनी जो लाइफ के अंदर में जो बहुत लग्जरियस जो लाइफ थी उसको त्याग कर चले गए थे, और 12 साल तक उन्होंने क्या किया था, एक तपस्या फॉलो करी। उसके बाद में उन्होंने क्या मिला, उनको क्या मिला, उनको केवल ज्ञान, यानी कि केवल ज्ञान भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन उस समय ज्ञान, वैसे इसको अगर बोला जाएगा, और ओमनीसाइंस। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो फिर मैं आपको कह रहा हूं, 24th तीर्थंकर महावीर जी, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, और ये 12 साल, ये ऑलरेडी कई बार 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको किसमें, जैन अगमाज बोला जाता है, जिसके अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला जो है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल। ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, मान के चलिए आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अभी टॉयज का प्रोडक्शन करते हैं, और अभी आप 100 टॉयज का प्रोडक्शन करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आज के बाद में जितने ज्यादा एक्स्ट्रा टॉयज आप प्रोडक्शन करेंगे, उनके लिए आपको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन से आपने लिंक कर दिया इंसेंटिव को, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंसेंटिव। ठीक है, तो उसके अंदर में इसकी एम्बिट को हम बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत दोस्तों कोविड के बाद में बहुत ज्यादा इसने क्या करा है, जोर पकड़ा है, और गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके अंदर में हम चाहते हैं कि जैसे एसी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सेमीकंडक्टर अभी हो गए, आपके क्या में टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, आपके क्या में लॉजिस्टिक हो गया, इन सब सेक्टर्स के अंदर में हम कैसे आत्मनिर्भर बने,
तो वहां पर प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर ले रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन को कैसे डिक्रीज किया जाए, यानी कि इंपोर्ट को कैसे डिक्रीज किया जाए और प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या है ऑब्जेक्टिव, कि कैसे आप जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम करें और कैसे आप प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाएं, और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या आपको कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर में जो कंपनीज हैं उनको आपने कहा कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अब क्या है, ये बढ़ा दी गई है किसके, कहां पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी दे दी गई है दोस्तों, कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएं दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा एग्जाम के अंदर में आपके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पूछा जा सकता है, और बड़े लेवल पे अगर पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री पूछा जाएगा, और इसके एम्बिट को पूछा जा सकता है। तो एक बार याद पढ़ लीजिएगा कि फार्मा भी इसके अंदर में है, टेक्सटाइल भी है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान हनुमान जी से रिलेटेड भी 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और उनके अंदर में क्या किया जा रहा है, 4 अलग अलग जगह पर भगवान हनुमान जी के क्या किए जा रहे हैं, मूर्ति, स्टैच्यू को स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो दूसरी मूर्ति क्या किया, सेकंड जो स्टैच्यू है, जो सेकंड मूर्ति है, उसको स्टैब्लिश किया गया अभी गुजरात के अंदर में। उससे पहले जो पहली मूर्ति थी वो कहां थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, शिमला के अंदर में, आप सभी को पता है जाखू टेम्पल के बगल में जो एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है वो उसी से रिलेटेड है, और बाकी 2 जगह पे और करना है। तो प्लीज याद रखिएगा, द प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी क्या किया है, 108 फीट बड़ा स्टैच्यू कहां, भगवान जी का, कहां पर, मोरबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर में क्या करे, स्थापना करी है। और ये किससे रिलेटेड है, फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये हनुमान जी से रिलेटेड जो 4 धाम प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कहां, हिमाचल प्रदेश शिमला, दूसरा मोरबी गुजरात के अंदर में, फिर उसके बाद में कहां होगा, एक रामेश्वरम, और एक फिर वेस्ट बंगाल। आप देखिए भारत को अगर देखिए तो यहां पर हो गया, यहां पर हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और कहां पर हो गया, रामेश्वरम, यानी कि चारों कोने में किसकी इनकी मूर्ति, 4 धाम प्रोजेक्ट। प्लीज याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, अगला देखते हैं, द उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। दरअसल दोस्तों भारत के अंदर में कई सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर फ्लाइट के रूट ही नहीं थे, और अगर वहां पर रूट होते भी तो उनके रेट बहुत ज्यादा थे, और दोस्तों इससे हमारे यहां पर जो कनेक्टिविटी है वो कम है, रीजनल डिस्पैरिटी ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो भी कम होती है। देखिए जहां पर आपको फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, फास्टर ट्रैवल के मैकेनिज्म मिलेंगे, वहां पर बिजनेस सेटअप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लस में जो लोग वहां पर रह रहे हैं जो पीपल हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी है अदर पार्ट से वो क्या हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। इन सब चीजों को देखते हुए स्कीम शुरू की गई कि उड़े देश का आम नागरिक रीजनेबल प्राइस में और हर रीजन के अंदर से फ्लाइट्स के रूट होने चाहिए, यह ऑब्जेक्टिव रखते हुए क्या शुरू किया गया, उड़े देश का आम नागरिक। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस स्कीम को क्या किया गया है, अवार्ड दिया गया, किस चीज का, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया जाता है, जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्सीलेंस काम करते हैं गवर्नेंस के अंदर में, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। और ये अभी क्या दिया गया है, उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द अंडर द कैटेगरी ऑफ इनोवेशन जनरल। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक, उससे पहले देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक। ये क्या है, जो मैंने आपको बताया, जो एक्नॉलेज करने के लिए, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, इनोवेटिव वे में काम कर रहे हैं, कई सारे मंत्रालयों के भी कई सारे डिपार्टमेंट, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकता है, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अलग लेवल पर काम हो रहा हो, तो उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनको एक तरीके से इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंसेंटिवाइज क्या, मोरल बूस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इन सब चीजों के लिए उनको किया जाता है। तो इसके अंदर में दोस्तों एक क्या किया जाता है, एक तो ट्रॉफी मिलती है और साथ में दोस्तों 10 लाख रुपए का भी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये अवार्ड 2006 में स्थापित किया गया था, ठीक है, और 2014 के अंदर में इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया। इसके अंदर में क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट्स को भी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी इसके अंदर में प्रोग्राम जो इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पर वो इनोवेटिव वे में क्या इंप्लीमेंट करते हैं, उसके भी इनके अंदर में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है दोस्तों। उड़े देश का आम नागरिक 2016 से शुरू हुआ था,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि हम कैसे एविएशन सेक्टर को हर रीजन में लेकर जाएं, हम कैसे आम आदमी को भी उड़ान भरने में क्या करें, सुखद एक अनुभव उनको प्रोवाइड करा सके। अब वो प्रोवाइड कैसे कराओगे आप, वहां पे उस रीजन में जब एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो इसके लिए भी, अब एयरपोर्ट डेवलप हो गया लेकिन वहां पर फ्लाइट की कनेक्टिविटी हो, सर्विस प्रोवाइडर एटलीस्ट वहां पर फ्लाइट तो ऑपरेट करें, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सर्विस प्रोवाइडर्स को क्या किया, इंसेंटिवाइज किया। तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत सारे क्या नाम है, अगर पिछले 5 साल के अंदर में देखा तो 415 उड़ान रूट्स कनेक्ट किए गए, 66 अंडर रिजर्व जो एयरपोर्ट्स है उनको भी किया गया। तो सारी की सारी चीजें की, इवन कई सारे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए गए। देखिए अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझिए, ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि वहां पर कुछ भी नहीं था, उसको आपने जीरो से बनाया। नॉर्थ ईस्ट में कई सारे क्या बनाए, एयरपोर्ट बनाए। आप खुद सोचिए नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर एयरपोर्ट्स ही नहीं थे तो वहां पर एयरपोर्ट बनाए गए। मतलब ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट बिल्कुल ही नहीं थे, लेकिन मेजर एयरपोर्ट्स नहीं थे तो वहां पर बनाए गए अभी रिसेंट टाइम के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए उड़ान स्कीम, इसका पैन इंडिया अप्रोच बढ़ाया जा रहा है। इवन आपके नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन और आइलैंड्स के अंदर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। फ्यूचरिस्टिक टारगेट क्या है, द मिनिस्टर ऑफ सिविल ये कहता है कि 100 न्यू एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2024 तक और 1000 नए रूट बनाए जाएंगे इसके अंदर में, उड़ान के अंदर, ठीक है। चलें आगे बढ़े दोस्तों, फटाफट से एक बात देख लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगली इसकी उसको देखते हैं न्यूज को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, NIEPID। दरअसल दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार एग्जाम के अंदर में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रिसेंटली सीन इन न्यूज कब स्थापित हुआ, अभी स्थापित हुआ, कैसे हुआ। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब अभी यहां पर विजिट किए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल यानी कि मानसिक बुद्धिमत्ता, तो उससे रिलेटेड प्लीज हैदराबाद के अंदर में है, इसको याद रखिएगा। हैदराबाद के अंदर में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहां पर, हैदराबाद के अंदर में, सिकंदराबाद, ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, फिर इसको चेंज किया गया, ठीक है दोस्तों। और ये एक ऑटोनॉमस है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में एक डिपार्टमेंट है, क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, उनके अंदर में ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। तो प्लीज याद रखिएगा ये क्या है, इंटेलेक्चुअल जो दिव्यांग जन है, जो मैंने आपको बताया बुद्धिमत्ता रूप से, मानसिक रूप से, उनके लिए क्या करता है, उनको उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। उनके लाइफ के अंदर में क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं और उन डिफिकल्टीज को कैसे कम किया जाए, उसके रिगार्डिंग ये इंस्टीट्यूट काम करता है। और इसके कई सारे रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे 3 रीजनल सेंटर है, एक नोएडा में है, एक कोलकाता में है, एक मुंबई में है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मॉडल्स ऑफ केयर एंड रिहेबिलिटेशन, उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कराता है, सारी की सारी चीजें ये, ठीक है। और एनजीओ के साथ मिलके आउटरीच प्रोग्राम भी चलाता है, ठीक है। चलें आगे बढ़े और देख लीजिए इसके फंक्शंस क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग, ऑलरेडी बताया कि जो इसके साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के साथ में जो बच्चे, जो लोग, जो पर्संस बिलोंग करते हैं, उनको स्क्रीन करना, उनको जो जो सहायताएं मिल सकती हैं उनके लिए प्रोवाइड कराना, एनजीओज की हेल्प करना, सारी की सारी चीजों के लिए नेशनल लेवल पर वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना, सारे के सारे काम यहीं से करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस की विजिट होती हैं, वहां से लोकेशन को भी उठाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यूपीएससी के अंदर में या किसी भी स्टेट पीएससी में, किसी भी वनडे एग्जाम में, पहली बात तो वो आपसे लोकेशन पूछ सकते हैं कि कहां पर है। दूसरी चीज वो आपसे किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं वो पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट का क्या काम करते हैं वो पूछ सकते हैं, कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला जो है दोस्तों, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, आप सभी को पता है तारिणी वैसे भी न्यूज में था। अभी दरअसल क्या हुआ, इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, कहां पे, जो साउथ अफ्रीका के नेवी के जो पर्संस थे उनको इसके ऊपर में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, इस तारिणी के ऊपर में, ठीक है। एक तरीका एक शिप है, छोटा शिप मान लीजिए, ठीक है। और ये अब इसको समझिए, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, लेकिन तारिणी के कारण में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तारिणी अभी ऑल इंडिया ऑल विमेन क्रू, जिसने क्या किया था, पूरे के पूरे विश्व का, ग्लोब का क्या किया था, चक्कर लगाया था, तारिणी, जिसके अंदर सारी की सारी महिलाएं थी। और उसको क्या किया,
कब किया गया था दोस्तों? अभी देखिए इसके अंदर में क्या है दोस्तों, इसके अंदर में बहुत खास बात है। INSV तारिणी, ये आपके 2017 से लेके 2018 तक ऑल विमेन क्रू, जिसने क्या किया था, पूरे के पूरे क्या किया था, उसका भारत के, मतलब भारत कह रहा हूं, विश्व के क्या किया था, पूरे ग्लोब का क्या लगाया था, चक्कर लगाया था। तो प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, ग्लोब नेविगेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है INS तारिणी, और ये इंडिया में ही बनाया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 55 फुट सेलिंग। ठीक है, अब यहां से ये नहीं पूछेंगे कि कितने फुट क्या कैसे डिटेल में, लेकिन आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक, जो अभी रिसेंटली ऐसा ऐसा करके हुआ, तो आपको पता होना चाहिए शिप का नाम क्या है, तारिणी, क्योंकि कई बार क्या होता है सबमरीन या शिप, इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज और पूछ सकते हैं, जो प्रोजेक्ट था ना जिसके अंदर में क्या किया था, जिसके अंदर में हमने क्या किया था, पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था, ऑल विमेन क्रू, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था दोस्तों नाविका सागर परिक्रमा, एंड वाज द फर्स्ट एवर इंडियन सर्कमवेगेशन। ठीक है, नेविगेशन और सर्कम, उसको दोनों को मिक्स करके बनाया गया, ऑफ ग्लोब बाय एन ऑल विमेन क्रू। प्लीज याद रखिएगा, पहला सारी की सारी महिलाएं इसके अंदर में क्रू थी, और पहला भारत की तरफ से ऐसा था जिसके अंदर पूरे ग्लोब के अंदर में हमने क्या किया, इस किसके थ्रू, तारिणी के थ्रू हमने क्या किया, उसको सर्कमवेंट किया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है। आने वाले समय में हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन पूछ ले, स्पेशली मेरे को ये नाविका सागर परिक्रमा से क्वेश्चन पूछते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, सारी की सारी चीजें हमने आज यहां पर डिस्कस कर ली हैं, और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इसका नाविका सागर परिक्रमा मिशन का नाम है, इसका मिशन का नाम है, और जो इस मिशन पे गए थे उसका नाम क्या है, तारिणी, उस शिप का नाम क्या है, तारिणी। ठीक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका की नेवी के कुछ ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है इसके ऊपर में, सेलिंग की, कैसे आपको क्या में नेविगेशन सेट करके, कैसे सैटेलाइट का यूज करके आपको सेल करना है समुद्र के ऊपर में। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है तारिणी न्यूज में, और तारिणी क्या था, पिछले साल नाविका सागर परिक्रमा के कारण में न्यूज में था। PIB में स्पेसिफिक अगर मेंशन किया गया तो यह आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा, जिसके अंदर मैं अप्रैल के पार्ट 3 को हम डिस्कस करेंगे, और अप्रैल हमारा महीना कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप सेशन को एंजॉय कर रहे होगे। अगर इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं बताते समय पर उस तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊं, तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।